हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू फाइनल एपिसोड ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम टोटल 5 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं लॉज, एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। फर्स्ट वी हैव क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010। मीन्स इसे क्यों बनाया था, इसका पर्पस क्या है, वो सब हम जानेंगे। इसका पर्पस ये था कि हर हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और लेबोरेटरी को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना कंपलसरी है। उसके बाद ही वो अपने हॉस्पिटल को सेटअप कर सकते हैं, क्लिनिक को सेटअप कर सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी फॉर ऑल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक एंड नर्सिंग होम्स, लैब्स एक्सेट्रा। मीन्स रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सब हॉस्पिटल का, क्लिनिक का, नर्सिंग होम का एंड लेबोरेटरीज का। अब 2 प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है, एक होता है प्रोविजनल, एक होता है परमानेंट। प्रोविजनल का मतलब आपको पता है, प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एंड परमानेंट का मतलब होता है मीन्स जो फाइनल अप्रूवल होता है। इंश्योर्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। ये रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तब आप ये इंश्योर करेंगे कि आपके जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है एक हॉस्पिटल की, एक नर्सिंग होम की, वो आपने फुलफिल कर दी है और आप क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके साथ में हमारे पास आता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफेंस मीन्स जो फर्स्ट ऑफेंस है उसके अंदर आपको फाइन 50,000 तक प्रोवाइड करना होता है। सेकेंड ऑफेंस के अंदर आपको फाइन अप टू 2 लाख तक प्रोवाइड करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑफेंस होता क्या है। जब आपने फोरेंसिक को पढ़ना स्टार्ट किया था सो आप इस वर्ड से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं कि ऑफेंस होता क्या है। ऑफेंस होता है हमारे पास एक क्राइम, ओके, या फिर एक इलीगल एक्शन। क्या होता है? इलीगल एक्शन। ये क्या होता है? ऑफेंस मीन्स आपने कोई भी क्राइम किया तो पहली बार में आपको 50,000 रुपए देने हैं, सेकेंड टाइम आपने क्राइम को रिपीट किया तो कितने देने होंगे आपको? 2 लाख। Okay, so next we have the State Ayush Registration Board Rules and Regulations. So ये बोर्ड है हमारे पास, जो स्टेट आयुष बोर्ड है, ये आयुष के डॉक्टर्स के लिए और आयुष के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए बनाया गया था। ये रेगुलेट करता है उन प्रैक्टिशनर्स को जो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन होता है इसका उन सब का रजिस्ट्रेशन करना, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, एथिकल प्रैक्टिस मीन्स वो फेयर प्रैक्टिस करें, क्वालिटी एश्योर करना, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कंप्लेंट हैंडलिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। ओनली रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है वही लीगली प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एंड द मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस। प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट 2008 में इस स्लाइड में हमने 2 चीजें जानी है कि एक आया था क्लिनिकल एक्ट जो आया था 2010 में, एक आया है हमारे पास मेडिकेयर सर्विस पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस, वो आया है हमारे पास 2008 में। साथ साथ में याद करते हुए चलेंगे। सो ये क्या करता है, ये इस एक्ट को हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस मीन्स जो हिंसा है उसको प्रिवेंट करना और डैमेज टू प्रॉपर्टी को प्रिवेंट करना। ये क्या करेगा? डॉक्टर्स की जो डॉक्टर्स को और जो नर्सेज को है, जो हॉस्पिटल में होने वाले जो वायलेंस है और डैमेज है उससे प्रोटेक्ट करता है। आपने बहुत सारी न्यूज में ऐसा देखा होगा कि डॉक्टर्स की मारपीट की गई, ऐसा हुआ। सो उन सब के लिए डॉक्टर्स इस एक्ट के थ्रू हेल्प ले सकते हैं गवर्नमेंट से। अप्लाइज टू ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में एप्लीकेबल है। साथ ही साथ इसमें पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट अप टू द 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है और आपको 50,000 तक का फाइन देना हो सकता है, फिर साथ साथ में कंपनसेशन भी देना हो सकता है। उसके बाद में हमारे पास आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट, दैट इज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब हमने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था तब से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। सो इसके अंदर क्या होता है कि ये रेगुलेट करता है जो ड्रग्स है हमारे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, उसका इंपोर्ट का, मतलब कितनी ड्रग्स आ रही हैं, कितनी सेल हो रही है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्रग्स का एंड कॉस्मेटिक्स का। ये साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेगा कि वो सेफ है, उनकी क्वालिटी मेंटेन्ड है और एफिकेसी को। कुछ इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी याद किए होंगे, वापस से हम इसको याद करते हैं। स्केड्यूल सी, देखो बी के बाद में हमारे पास आता है सी, ए बी सी के अंदर बी के बाद में क्या आता है? सी। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स किसके अंदर आते हैं? स्केड्यूल सी के अंदर। ओके, सो वी हैव द ई फॉर द पॉइजन्स। अब स्केड्यूल ई जो है हमारे पास पॉइजन्स के लिए है। अब आप ई को कुछ ऐसे भी बनाते हो, मीन्स आप घुमा घुमा के ई को बना रहे हो, मतलब आप एक सांप जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हो। ओके, सो स्नेक के अंदर क्या होता है? पॉइजन होता है, तो हम ई को क्या याद रखेंगे? पॉइजन से ई पी। एफ, वी हैव द स्केड्यूल एफ फॉर द वैक्सीन एंड सेरा। अब हम एक स्पेलिंग लिखते हैं फेवरेट की, क्योंकि हम हैं जेंजी, तो जेंजी कैसे लिखते हैं? FAV। ओके, सो ऐसे हम लर्न करेंगे, हम पूरी स्पेलिंग ना लिख के फैब लिखेंगे। सो एफ से हमारे पास क्या आएगा? वैक्सीन एंड सेरा। Schedule G is the hormones and the special medicine. G
G के बाद में आता है H, so H will include the hormones and the special medicines. H, schedule H, we have the perception drugs, we have the HP Himachal Pradesh. J, डिजीज फॉर विच नो ड्रग कैन क्लेम क्योर, मीन्स ऐसी डिजीज जिसका कोई भी ड्रग इलाज नहीं कर सकती है, वो क्या आती है जे के अंदर। बस ड्रग क्या बोलेगी, जी मैं इलाज कर दूंगी, लेकिन वो इलाज नहीं कर पाएगी। ओके, ऐसे ट्रिक्स आप याद रखें। उसके बाद में हमारे पास आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। स्टूडेंट्स ये एक्ट है और एक ये है हमारे पास एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 की, दोनों ही मैंने आपको स्वस्थ पेपर 2 में पढ़ा दिए हैं। चलो रिवाइज करते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर आता है इंश्योर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स है उनकी हेल्थ को, उनकी सेफ्टी को मेंटेन करता है ये। सो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, उसके उनके फिक्स आवर करता है वर्किंग के, और सेफ वर्क प्लेस होती है उसको इंश्योर करेगा, हेल्थ हाइजीन को मेंटेन करेगा, वुमेन प्रोटेक्शन में ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, इंस्पेक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग का हमारे पास इस एक्ट का काम है। पेनल्टीज क्या हो सकती है, फाइन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस एंड इम्प्रिजनमेंट। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, WHO भी 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। रिवाइज करते हुए चलें। प्रोवाइड्स मेडिसिनल एंड फाइनेंशियल बेनिफिट टू एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस है, अब इंश्योरेंस आएगा तो मतलब कुछ पैसे वाली बात है। अब एम्प्लॉय के लिए पैसे वाली बात क्या हो सकती है, मीन्स उनका जो मेडिकल और फाइनेंशियल जो बेनिफिट है उनको दिया जाए, कि जितना खर्चा हो रहा है उनके मेडिकल में वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। अब बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, मीन्स कोई वर्कर बीमार हो गया, कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया तो कंपनी की बहुत सारी पॉलिसी होती है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट देगी। सिकनेस एंड मेटर्निटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंस, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेट बाय द, किसके द्वारा लागू किया गया था, ये एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा लागू किया गया है। एंड एक्ट एलिवेट्स फाइनेंशियल बर्डन ड्यूरिंग सिकनेस, मीन्स जो एक्ट है वो क्या करता है, आप बीमार हो गए, एम्प्लॉय बीमार हो गया तो उसकी जितने भी फाइनेंशियल सिकनेस है उसका खर्चा प्रोवाइड करेगा। मैटरनिटी लीव का जो इनकम है, जो आपकी पेमेंट है उसको प्रोवाइड करेगा। डिसेबिलिटी एंड डेथ को भी देखता है। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। कुछ पर्सन डिसेबल होते हैं, सो उनके क्या क्या राइट हैं। सी ये 2016 में है, 3 ही तो डेट याद करनी, 4 ही तो डेट हमें याद करनी है, 2010, 2008, 1948 एंड 2016। देखो 2016 68 टू 16। ओके, सो इसमें क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करना, जो भी डिसेबल पर्सन है। अब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, मीन्स डिसेबिलिटी किस प्रकार से हो सकते हैं, फिजिकल हो सकती है, मीन्स आपके हाथ या फिर आपके पैरों में कुछ दिक्कत है, विजुअल हो सकती है, हियरिंग, स्पीच, लैंग्वेज एंड इंटेलेक्चुअल, मेंटल इलनेस हो सकती है, ऑटिज्म या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज। राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ। एसेसिबिलिटी मीन्स उनको हर जो सोर्स है वो प्रोवाइड किया जाए, एजुकेशन दी जाए, एम्प्लॉयमेंट भी दी जाए, और हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटीज भी हो। ओके, ड्यूटीज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन एंड एसेसिबिलिटी, मीन्स उन्हें रीजनेबल रहने खाने की जगह मिलनी चाहिए। नेशनल एंड स्टेट कमीशंस में प्रोटेक्ट राइट्स, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स, मॉनिटर इम्प्लीमेंट्स। गार्डियनशिप मीन्स ऐसा कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा डिसेबल है, वो खुद की केयर नहीं कर सकता, तो उन्हें एक गार्डियन भी प्रोवाइड करना चाहिए। और पीनल प्रोविजंस क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, नॉन कंप्लेंट्स एंड कॉन्ट्रावेनेशन लीड टू पनिशमेंट। अगर आपने डिस्क्रिमिनेट किया और तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब हमने इस पेज पे जितनी भी सारी चीजें पढ़ी सबको हमने समराइज किया है यहाँ पे, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको एक साथ डिस्कस की गई हैं। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। वो क्या है हमारे पास, फोरेंसिक साइकेट्री। क्या है, फोरेंसिक साइकेट्री। अभी तक हमने एक चैप्टर को कंप्लीट भी कर लिया है। चलो फोरेंसिक साइकेट्री को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से याद करते हुए पढ़ेंगे। अब फोरेंसिक साइकेट्री होती क्या है, अब पहले आप जानो कि साइकेट्री क्या होती है। साइकेट्री मेडिसिन की वो ब्रांच है जो मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करती है। साइकेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल इलनेस। मींस मेंटल इलनेस क्यों हो रही है, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अब जब बात आती है फोरेंसिक की, अब फोरेंसिक आएगा तो अपने साथ किस वर्ड को लेके आएगा, लीगल वर्ड को लेके आएगा। कैसे,
आइए जानते हैं। देखो, एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्रिक नॉलेज फॉर द लीगल पर्पस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मीन्स जब भी साइकेट्रिक का यूज कोर्ट के अंदर, लॉ के अंदर या फिर कोई भी लीगल केस में किया जाता है, सो उसे हम क्या कहते हैं, फोरेंसिक साइकेट्री। ओके, अब आपके पास दो कॉमन टर्मिनोलॉजी आती है, एक आता है साइकोसिस, एक आता है न्यूरोसिस। अब आपने एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड यूज किया होगा, कभी कभी मजाक में हम बोल देते हैं कि तुम तो बिल्कुल साइको हो। अब साइको यहाँ पे क्या मतलब है साइको का, देखो उसको क्या है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, ऐसा आप मजाक में बोलते हैं लेकिन इसका मतलब क्या होता है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, ऐसा इसलिए किसी को नहीं बोलना है। एंड लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, उसका रियलिटी के साथ में जो कॉन्टेक्ट है वो भी खत्म हो चुका है। एंड जो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है साइकोसिस के अंदर, फीचर्स क्या होते हैं, लॉस ऑफ इनसाइट, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, एबनॉर्मल बिहेवियर, पर्सनालिटी चेंजेस। ओके, एग्जांपल्स हमारे पास सिजोफ्रेनिया एंड मेनिया। अब आता है न्यूरोसिस। अब न्यूरो का मतलब क्या होता है, आप न्यूरोसिस को ऐसे जानो कि कोई न्यूरॉन्स है। ओके, न्यूरॉन्स है। अब न्यूरॉन्स है तो सारे न्यूरॉन्स तो खराब हुए नहीं है, कुछ कुछ खराब हुए हैं, तो क्या हुआ, माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर हो गया है। इनसाइट प्रेजेंट है, मतलब उसे अपने अच्छे भले का कुछ कुछ ज्ञान है, और रियलिटी है वो मेंटेन्ड है। उसके बाद में हमारे पास आता है उसका जो सोशल बिहेवियर है वो भी नॉर्मल रहेगा। एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी के अंदर हमें देखने को मिलता है। डिफरेंस दिया गया है साइकोसिस न्यूरोसिस में, क्या डिफरेंस है ये आप पढ़ लीजिएगा जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं। उसके बाद में हमारे पास आता है, उसके बाद में आएगा आपके पास कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी हैं जिनको आप बहुत अच्छे से समझे। देखो, मूड, मूड क्या होता है, आप बोल तो देते हो कि आज तुम्हारा मूड खराब है, क्या मूड बड़ा अच्छा है, तो मूड होता क्या है, सस्टेन्ड इमोशनल स्टेट को हम मूड बोलते हैं। एंड साथ ही साथ कोग्निशन, कोग्निशन देखो, कोग्निशन जो वर्ड है वो आता है हमारी मेमोरी या फिर इंटेलिजेंस, थिंकिंग पावर और ओरिएंटेशन के लिए। इनसाइट मीन्स अवेयरनेस होना खुद को कि मैं बीमार हूं कि नहीं हूं। ओके, एक आता है हमारे पास फोबिया। फोबिया क्या होता है, इरेशनल फियर मीन्स किसी को हाइड्रोफोबिया होता है, किसी को हाइट्स ऑफ फोबिया होता है। पैनिक मीन्स पैनिक अटैक आता है, तो क्या आता है, एंजाइटी अटैक। स्टूपर, स्टूपर मतलब कि एक मूर्ति की तरह रहना, मीन्स कोई भी मूवमेंट ना करना, कोई भी। नाउ वी हैव कॉन्फबुलेशन मीन्स फॉल्स मेमोरी बिलीव्ड एज ट्रू, गलत चीजों को सही मानना। साइकोपैथ, पर्सन विद एबनॉर्मल पर्सनालिटी एंड एंटी सोशल बिहेवियर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एंटी सोशल होते हैं, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते। ऑटोमेटिज्म मीन्स एक्ट डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल और इंटेंशन, कोई भी ऐसा एक्ट जो बिना कॉन्शियस कंट्रोल के या फिर इंटेंशन के किया गया हो। एंड ऑब्सेशन, परसिस्टेंट अनवांटेड थॉट्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, कुछ ऐसे विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते। देखो, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, इम्पल्स के अंदर, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर हमारे पास क्या होते हैं, 4 होते हैं। अब देखो कौन कौन से हैं, क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया मीन्स इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्टील, चोरी करने की काफी प्रबल इच्छा होना कि मुझे कुछ ना कुछ चुराना है अभी। या फिर पायरोमेनिया, पायरो मीन्स, पायरो देखो एक टेम्परेचर से रिलेटेड वर्ड है, तो डिजायर टू सेट फायर, आग लगाने की प्रबल इच्छा होना। मल्टीलोमेनिया, अब मल्टीलोमेनिया मीन्स म्यूटिलोमेनिया, म्यूटिलोमेनिया मीन्स क्या होता है, डिजायर टू इंजर सेल्फ और द अदर्स, खुद को हानि पहुंचाना या फिर किसी और को हानि पहुंचाना। उसके बाद में हमारे पास आता है डिप्सोमेनिया, अनकंट्रोलेबल डिजायर टू ड्रिंक एल्कोहल, एल्कोहल इनटेक करने की प्रबल इच्छा होना। उसके बाद में हमारे पास आता है डिल्यूजन। अब जानो कि डिल्यूजन होता क्या है। डिल्यूजन इज द फिक्स्ड फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीफ दैट नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। अब डिल्यूजन है, डिल्यूजन क्या है, एक डिल्यूजन को आप एफ से लर्न करोगे। सो फॉल्स होता है, फिक्स होता है, अनशेकेबल बिलीफ होता है। मीन्स अगर इंसान ने कुछ बिलीव कर लिया तो वो अपने बिलीफ को नहीं खत्म करने वाला है, वो ये सोचेगा कि हाँ यही सच है, और जो सच है वो उसे मानता नहीं है। कुछ डिल्यूजन आते हैं, डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन मींस बिलीव्स समवन वांट्स टू किल हिम, उसे क्या लगता है कोई मुझे मारना चाहता है, फिर कोई मुझे हार्म पहुंचाना चाहता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर थिंक्स ही इज अ किंग, ग्रैंडर मींस अब हम इसको कैसे लर्न करेंगे, ग्रैंड से। अब देखो ग्रैंड है तो क्या हुआ कि अपने आप को क्या मानेगा कि मैं राजा हूं, मैं गॉड हूं, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं। डिल्यूजन ऑफ लव, सो बिलीव्स ए फेमस पर्सन लव्स हिम, उसे लगेगा कि वो कोई फेमस पर्सन है, लाइक कोई एक्ट्रेस है, सो मुझे लव करता है। डिल्यूजन ऑफ जेलसी मीन्स जो उसके स्पाउस है उस पर भी वो बिलीव नहीं करता। और रेफरेंसेस
मीन्स थिंग्स टीवी न्यूज़पेपर एंड जो पीपल है वो ऐसे सोचता है कि सब लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस मीन्स उसे लगता है कि उसके जो एक्शंस है वो दूसरों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव निहिलिस्टिक डिल्यूजन मीन्स ही थिंक्स ही इज डेड एंड ऑर्गन्स डू नॉट एग्जिस्ट मीन्स उसे लगता है कि वो डेड है और ऑर्गन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन मीन्स बिलीव ही हैज अ सीरियस डिजीज उसे लगती है कि उसे बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी है। मेडिकल लीगल जो इंपॉर्टेंस है वो है हमारे पास, ये सुसाइड भी कर सकता है ऐसा इंसान या फिर होमिसाइड का केस भी हो सकता है। ऑफन यूज एज अ लीगल डिफेंस के केस में इसे यूज किया जाता है। एंड विल मेड ड्यूरिंग डिल्यूजन इज इनवैलिड मीन्स अगर डिल्यूजन है तो आप विल नहीं बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। इल्यूजन क्या होता है, देखो इल्यूजन क्या होता है कि जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है मीन्स आप क्या समझ रहे हैं, कोई रस्सी है आप उसे सांप समझ रहे हैं, सो आप क्या कर रहे हैं, रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन वहां पे रियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इस पे ध्यान देना। इसी से हम दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। इसमें एग्जांपल हमारे पास रोप सीन एज ए स्नेक। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस मीन्स वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है और आप क्या समझते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। जैसे इसके टाइप है हमारे पास ऑडिटरी, आपको कोई आवाज सुनाई देगी, विजुअल आप कुछ देखेंगे, गस्टेटरी मीन्स फॉल्स टेस्ट, ऑल्फैक्टरी स्मेल और ऑर्डर्स, और टेक्टाइल मीन्स ऐसा लगेगा आपको कोई इंसेक्ट आपके पैर पे हाथ पे चढ़ रहा है, और किनेस्थेटिक में क्या होता है, फीलिंग मूवमेंट्स। ओके, सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में कि आप इल्यूजन में क्या मानते हैं कि कोई रियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, हेलुसिनेशन में ऐसा नहीं होता है। और इल्यूजन के अंदर क्या होता है कि रॉन्ग इंटरप्रेट करते हैं आप, और यहाँ पे क्या करते हैं आप, फॉल्स परसेप्शन। उसके बाद में हमारे पास आता है ल्यूसिड इंटरवल। अब ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि ल्यूसिड इंटरवल है क्या। मेंटल इलनेस के बीच का टेम्परेरी पीरियड जब पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, सो वो क्या होता है, ल्यूसिड इंटरवल होता है। टेम्परेरी पीरियड ड्यूरिंग मेंटल इलनेस व्हेन द पेशेंट बिकम्स नॉर्मल एंड कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जब वो सब कुछ सोचता समझता है और एकदम नॉर्मली बिहेव करता है। ये हमें बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर या फिर इंसेनिटी के अंदर हमें देखने को मिलता है। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, ल्यूसिड इंटरवल के टाइम पे आप क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस पर दे सकते हैं, या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आप बना सकते हैं, और विल भी आप बना सकते हैं, और आप शादी भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसको कैसे याद रखेंगे, ल्यूसिड इंटरवल इज द साउंड माइंड टेम्परेटली। हमारे पास आता है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास दो एसेंशियल है। सो सिविल क्या है कि मेंस रिया दैट इज द गिल्टी माइंड, एक होता है आपका गिल्टी माइंड, एक होता है आपका गिल्टी एक्ट। ओके, सो ये दोनों क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपका माइंड गिल्टी है तो आप कुछ क्राइम करोगे, आपका एक्ट गिल्टी है तो भी आप कुछ क्राइम करोगे, दोनों है तो आपने डेफिनेटली क्राइम करना ही है। बोथ आर नेसेसरी, दोनों में से एक नहीं, दोनों ही नेसेसरी होती है क्राइम के लिए। उसके बाद में आता है सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटली इल पर्सन। सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि कंसेंट इनवैलिड इफ पेशेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, अगर पेशेंट प्रोसीजर को नहीं समझ पाता है तो कंसेंट आप नहीं ले सकते हो। विटनेस जनरली नॉट कॉम्पिटेंट ड्यूरिंग द ल्यूसिड इंटरवल कैन गिव द इन एविडेंस मीन्स विटनेस, आप मेंटली इल पर्सन से आप कोई भी विटनेस या फिर कुछ भी आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, लेकिन ल्यूसिड इंटरवल के टाइम पे आप कर सकते हो। टेस्टामेनेटरी कैपेसिटी, जो विल है वो आप 18 ईयर्स से अबो या फिर साउंड माइंड है मीन्स वो उसका माइंड अच्छे से काम कर रहा है, वो कोई अल्कोहल ड्रग अब्यूज नहीं करता है, और जैसा उसके आसपास में चल रहा है उसे सब समझ आ रहा है, सो आप विल बनवा सकते हो। प्रॉपर्टी, कोर्ट में अपॉइंट ए गार्डियन और मैनेजर। कोर्ट क्या करता है कि गार्डियन या फिर मैनेजर को अपॉइंट करेगा। मैरिज जो है वो मैरिज इज void if insanity existed at the time of marriage मीन्स मैरिज ने आपने क्या करना है, मैरिज के टाइम पे इंसैनिटी हो तो आपने मैरिज अवॉइड हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि हम इतनी टाइम से 4-5 बार इस इनसैनिटी वर्ड को प्रोनाउंस कर चुके हैं। अब इनसैनिटी का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम इसे एक वर्ड में बोलें, सो इनसैनिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी मेंटल इलनेस है मीन्स जो आपका पागलपन है वो
वर्ड हम इंसेनिटी के लिए यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय इंसेन पर्सन इज इनवैलिड, मीन्स कोई भी मेंटली इल पर्सन है सो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। ल्यूसिड इंटरवल के टाइम पे वो बनाएगा तो वो क्या होता है, वैलिड होता है। अब आपके पास नेक्स्ट आते हैं कुछ टेस्ट। लीगल टेस्ट फॉर इंसेनिटी मीन्स आपने उसको पता लगाना है कि भाई इसका माइंड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आपने क्या करने होते हैं, कुछ टेस्ट करने होते हैं। अब वो टेस्ट कौन कौन से हैं, सो उससे पहले हम जानेंगे कि आईपीसी सेक्शन 84 में इंसेनिटी को इंक्लूड किया गया है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में एंड डॉक्ट्राइन ऑफ डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्स्ट वी हैव मेंगिटन्स रूल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये होता है राइट एंड रॉन्ग टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल टेस्ट है। ए पर्सन इज नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसेनिटी इफ ड्यू टू मेंटल इलनेस ही डज नॉट नो द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ हिज एक्ट और डज नॉट नो द दैट इट इज रॉन्ग और अगेंस्ट द लॉ। इट मीन्स अगर किसी पर्सन ने मेंटल इलनेस की वजह से क्राइम किया है तो उस टाइम पे उसको ये नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, उसने ये क्यों किया है, या फिर जो कर रहा है वो सही है या फिर गलत है, तो उसको क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है। ये हमारे पास सेक्शन 84 के अंदर इसे अडॉप्ट किया गया था। ओके, सो 4 कंडीशन आती है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ क्राइम, और डज नॉट नो द नेचर ऑफ एक्ट, एंड डज नॉट नो द एक्ट इज अगेंस्ट द लॉ and cannot distinguish from right and wrong. Means क्राइम के टाइम पर्सन अनसाउंड माइंड का हो या फिर एक्ट अपने एक्ट की नेचर को ना समझ पाए कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ना समझने की एक्ट लॉ के अगेंस्ट है, ना ही ये समझे कि ये जो एक्ट है लॉ के अगेंस्ट है, या फिर राइट और रॉन्ग का डिफरेंस भी ना समझ पाए। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉन्स रूल, दैट इज द प्रोडक्ट टेस्ट। क्या है, डीपी से हम याद रखेंगे क्या है ये प्रोडक्ट टेस्ट है। नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ क्राइम इज द प्रोडक्ट ऑफ मेंटल इलनेस। देखो अगर वो मेंटल इलनेस की वजह से कुछ भी करता है सो उसमें क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्राइम के लिए। ब्रॉडर एंड मेग्टन रूल, ये मेग्टन रूल से ब्रॉडर एस्पेक्ट रखता है। नेक्स्ट वी हैव कर्वन्स रूल, दैट इज द नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ मेंटल इलनेस प्रिवेंट हिम फ्रॉम कंट्रोलिंग हिज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसके अंदर क्या होता है कि मेंटल इलनेस की वजह से पर्सन अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाया है। ओके, सो इसलिए उसने हम क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हैं। अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट टेस्ट, नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ ड्यू टू मेंटल इलनेस he lacks substantial capacity to understand criminality of his act or to control his behavior। means अपने एक्ट की क्रिमिनलिटी समझने की कैपेसिटी कम है, मीन्स वो ये नहीं समझ पा रहा। अगर उसने देखो किसी का मर्डर कर दिया तो उसे ये नहीं समझ आ रहा कि मर्डर करना कोई बड़ी चीज है या फिर छोटी चीज है, उसे ये चीज नहीं समझ आ रही है, या बिहेवियर को कंट्रोल करने की कैपेसिटी उसके अंदर बिल्कुल कम हो चुकी है, तो हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होता है कि मेंटल इलनेस की वजह से पनिशमेंट कम हो सकती है लेकिन कंप्लीटली हम उसे इनोसेंट नहीं बता सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। 2018 में क्या आया था वो कमेंट बॉक्स में बता के जाना। अगर आपको 2016 में आई होप आपको याद होगा, फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। to protect right of persons with mental illness and to provide treatment and rehabilitation। मीन्स ये एक्ट मेंटल इलनेस वाले पेशेंट के राइट प्रोटेक्ट करता है, और ये मेनली 1987 के मेंटल हेल्थ एक्ट को रिप्लेस करके बनाया गया है, जिसके अंदर हमारे पास मेंटल इलनेस की डेफिनेशन भी मिलती है। दैट इज द डिसऑर्डर अफेक्टिंग थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, मेमोरी, ओरिएंटेशन एंड बिहेवियर विच कॉजेज सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट। मीन्स थिंकिंग, मूड, मेमोरी, बिहेवियर में डिसऑर्डर होना क्या होता है, हमारे पास मेंटल इलनेस होती है। इसमें एक आता है हमारे पास अटेम्प्ट टू सुसाइड, क्रिमिनलाइजेशन। सो अर्लियर क्या होता था, पहले क्या होता था आईपीसी 309 के अंदर अटेम्प्ट टू सुसाइड मीन्स अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता था तो उसे क्या मिलता था, पनिशमेंट मिलता था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि उसे पनिशमेंट नहीं मिलता है, बल्कि उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसे रिहैब सेंटर्स में भेजा जाता है। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, दैट इज नॉट यूज्ड इन माइनर रूटीनली। मीन्स माइनर्स के रूटीन में हम ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वर्ड ही क्या आ रहा है, इलेक्ट्रो, मतलब कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिसिटी से
रिलेटेड है। नीड्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट की आवश्यकता होती है। शुड गिवन विद एनेस्थेसिया एंड मसल रिलैक्सेंट, अब इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी मसल रिलैक्सेंट के साथ ही दे सकते हैं, एनेस्थेसिया के साथ ही दे सकते हैं। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट में इंक्लूड नहीं होता है। Next we have psychosurgery, means can be performed only with informed consent and after approval of the mental health review board. एडवांस डायरेक्टिव, एडवांस डायरेक्टिव क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है मेंटली साउंड पर्सन का, प्रिपेयर्ड बाय ए मेंटली साउंड पर्सन। सो मेंटल इलनेस होने से पहले पर्सन लिख सकता है कि उसे फ्यूचर में क्या ट्रीटमेंट चाहिए, उसकी कौन सी चॉइस है हॉस्पिटल की, और क्या कौन उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। और इफेक्टिव व्हेन पर्सन लेटर बिकम्स मेंटली इल, सो जब पर्सन मेंटली इल होगा सो ये तब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट वी हैव, हमने ल्यूसिड इंटरवल को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी जान ली है ये सारी, और हमने अथॉरिटीज कंस्टिट्यूटेड टू मॉनिटर, वी हैव द सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड। सो इसके अंदर हमारे पास जो है कुछ अथॉरिटीज भी प्रेजेंट हैं, वो हमारे पास कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपके पास क्या क्या आता है? सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमारे पास आता है फर्स्ट जो है दैट इज ऑल पुलिस ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शुड प्रोटेक्ट वंडरिंग पर्सन विद मेंटल इलनेस एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। देखो कोई भी मेंटली इल पर्सन है, वो सड़क पे घूम रहा है, सो उसके अंदर क्या होता है, ये पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट वाली जगह पहुंचाया जाए। उसके बाद में हमारे पास आता है सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने पहले ही पढ़ ली है। वन वी हैव द राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन। अब मेंटली इल पर्सन के क्या क्या राइट्स होते हैं? मीन्स वो क्वालिटी हेल्थ केयर उसे मिलने चाहिए, ट्रीटमेंट मिलने चाहिए, वो डिग्निटी के साथ में जिए, साथ ही साथ उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और उसके जो फ्री जो लीगल सर्विस है उसे मिलनी चाहिए। मीन्स कोर्ट के अंदर अगर उसका कुछ केस है या फिर कुछ भी हेल्प है तो वो उसे फ्री में मिलनी चाहिए। उसे भी इंफॉर्मेशन का राइट है कि उसे कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है कैसा नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स उसके सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखा जाए। राइट्स टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड्स वो मांग सकता है, कोई भी कंप्लेंट दायर कर सकता है, एंड अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। अब होता है ट्रू इंसैनिटी एंड फ्यूजन मीन्स प्रिटेंडेड इंसैनिटी, मीन्स कोई रियल में मेंटली इल है, या फिर रियल में ऐसे बोले कि कोई रियल में पागल है लेकिन कोई क्या कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है। अब क्या होता है कि कैसे स्टार्ट होगा, ऑनसेट कैसा होता है, फ्लू के अंदर क्या होता है, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, और जो नाटक कर रहा है वो क्या है, सडन, अचानक से उसे याद आएगा कि मैं तो एक्टिंग कर रहा था, फिर वापस उसी रोल में चला जाएगा। साइन एंड सिम्टम मीन्स यूनिफॉर्म स्पेसिफिक फॉर सम इलनेस, लेकिन इसके अंदर क्या है, कोई भी पर्टिकुलर इलनेस का साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्टिविटी, ये हर टाइम कोई ना कोई ऐसा एक्ट करेगा कि आपको समझ आएगा कि हाँ भाई इसकी कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन ये क्या करेगा, जब उसे कोई देख रहा होगा तभी वो अपनी एक्टिंग को स्टार्ट करेगा। फेशियल एक्सप्रेशन, आप देखेंगे कोई भी मेंटली इल पर्सन है वो एक पर्टिकुलर प्रकार का फेशियल एक्सप्रेशन आपको देगा, लेकिन ये जो है फ्रिक्वेंटली चेंज करता रहता है। इसकी हैबिट्स क्या है, डर्टी, अनटाइडी, मतलब साफ सुथरा नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, साफ सुथरा रहता है। इसके क्लोथ्स और इसके लिप्स, स्किन भी सब कुछ डर्टी रहता है, लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा। इंसोम्निया, ये बहुत ज्यादा सोता है लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। एक्सक्रीशन मीन्स कैन विदस्टैंड with the fatigue and the hunger, cannot withstand for the long. Exhaustion means देखो, एक्सर्शन के अंदर क्या होता है कि ये बहुत देर तक फटीग या फिर हैंगर को के अंदर रह सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, इसके अंदर ये कुछ भी नहीं बोलता। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन आप डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, लेकिन ये क्या रेजिस्ट करता है, मैं क्यों जाऊं, मुझे तो, अगर वो गया तो उसकी जो एक्टिंग है वो डॉक्टर तो समझ जाएगा। मोटिव क्या होता है, इसका एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। सो नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। अब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है क्या, सबसे पहले हम ये जानते हैं। सो वी हैव FSL definition, that is the
Forensic Science Laboratory is a science laboratory where physical evidence collected from crime scene is examined for legal purpose. Means यहाँ पे जितने भी आपने जो physical evidence collect किए हैं, मीन्स आपने crime scene पे से वहां से कुछ क्लोथ लिया है, हेयर लिया है या फिर कोई सैंपल लिया है, उन सबको एग्जामिन किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? साइंटिफिक एग्जामिनेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन क्रिमिनल है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन कोर्ट को देना। उसके बाद में हमारे पास आता है हायरार्की ऑफ द FSL इन इंडिया। फर्स्ट वी हैव द सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, सबसे पुरानी लोकेटेड है कोलकाता में, एंड वी हैव द न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चंडीगढ़ एंड राजकोट में भी प्रेजेंट है। उसके बाद में आता है स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी, रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड मोबाइल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। फंक्शन क्या होते हैं? वही एविडेंस कलेक्ट करना, पुलिस की हेल्प करना, विजिट करना क्राइम सीन को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, और साइंटिफिक ओपिनियन देना अपना कोर्ट को, और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उन्हें ट्रेन करना, जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके साथ में। सो नेक्स्ट वी हैव मेजर डिवीजन ऑफ FSL। देखो अलग अलग फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है। एक होती है बायोलॉजिकल, एक होती है बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के अंदर क्या आता है? ब्लड, सीमन, सलाइवा। केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल एनालिसिस होता है ड्रग्स का और एक्सप्लोजिव का। फिजिक्स के अंदर ग्लास, पेंट, सॉइल फाइबर्स का। टॉक्सिकोलॉजी मींस जो भी पॉइजन है, जिसका है बॉडी फ्लूइड का, उनका एग्जामिनेशन होगा। सेरोलॉजी मींस जो ब्लड ग्रुपिंग है, सीमन एग्जामिनेशन होगा। बैलिस्टिक वी हैव द फायर आर्म, और जो भी इंजरी है, फायर आर्म, बुलेट, गनशॉट की एग्जामिनेशन होता है। एक्सप्लोजिव्स मींस कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल है, लाइक बॉम्ब है, उसका रेजिडू मिल गया तो उसका एग्जामिनेशन होता है। डीएनए प्रोफाइलिंग मींस इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन। टैक्टाइलोग्राफी, फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन। पॉलीग्राफ यूनिट जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। नार्कोटिक यूनिट ड्रग का एनालिसिस। फोटोग्राफी क्राइम सीन की फोटोग्राफी या फिर फोरेंसिक पैथोलॉजी मींस एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। उसके बाद में हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। वी हैव द लोकर्ट्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। इसमें वो क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छी लाइन उन्होंने कोट करी है, दैट इज द एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स ए ट्रेस। मीन्स अगर क्रिमिनल वहां पे आया, अगर वहां पे आता है तो कोई ना कोई सबूत छोड़ता है, और वहां से जाएगा तो भी ना कोई सबूत अपने साथ लेके जाएगा। अदर प्रिंसिपल क्या है? सीन एग्जामिनेशन, एविडेंस रिकवरी, चेन ऑफ कस्टडी, सैंपल एनालिसिस, ब्लड पैटर्न एनालिसिस, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स एंड द ट्रेस एविडेंसेस। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एविडेंस, ये क्राइम को, जो क्रिमिनल है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। क्राइम सीन पे जितने भी लिंक्स हैं उनको कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे। कौन इनोसेंट है, कौन गिल्टी है, उसे प्रूव करेंगे। और आइडेंटिफाइज विक्टिम, एस्टैब्लिश कॉज ऑफ डेथ। इसके एग्जांपल हमारे पास ब्लड, हेयर, सीमेन, सलाइवा, फिंगरप्रिंट्स, बुलेट्स, क्लोथ्स एंड द डॉक्यूमेंट्स। सो नेक्स्ट वी हैव द रोल ऑफ FSL इन द डिफरेंट क्राइम। सो फर्स्ट पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है, हमने पहले ही जाना, वही सब चीजें यहीं पे हैं। सो पॉइजनिंग के अंदर हम उसका ब्लड, यूरिन वगैरह को एग्जामिन करेंगे, और मर्डर के अंदर कुछ भी वेपन है, फिंगरप्रिंट्स है, उन्हें एग्जामिन करेंगे। फायर आर्म इंजरी में हम गन शॉट को एग्जामिन करते हैं, और हैंगिंग के अंदर लिटरेचर एग्जामिनेशन, ही हम हैंगिंग वाले कंप्लीट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ड्राउनिंग में डायटम टेस्ट, ये मैंने आपको पहले भी याद करा दिया, डी से ड्राउनिंग, डी से डायटम टेस्ट। सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर क्या होता है? मीन्स वेजाइनल स्वैप, सीमन, हेयर को हम एग्जामिन करते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हम ब्लड, ग्रीस, क्लोथ्स को एग्जामिन करते हैं। बर्गलरी के अंदर हम क्या करते हैं? ग्लास फ्रेगमेंट्स और पेंट, टूल मार्क्स को एग्जामिन करते हैं। फॉर्जरी मींस हैंड राइटिंग को कॉपी करना, सो हमें हैंड राइटिंग इंक डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हैं। इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी टेक्निक्स में हमारे पास आता है माइक्रोस्कोपी, जो हम माइक्रोस्कोपी हेयर के लिए, ग्लास के लिए यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी हम सेपरेट केमिकल्स के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हम प्रोटीन्स के लिए, डीएनए के लिए यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस आइडेंटिफाई करता है सब्सटेंस को यूजिंग लाइट, एंड स्पेक्ट्रोमेट्री होता है जो कि मेजर करता है क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स। NAA न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, दैट इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द एलिमेंट। एंड वुड्स लैम्प क्या करता है? यूवी लाइट को हम यूज करके सीमन को, या फिर फ्लोरेसेंट मटेरियल है, लाइट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन है, उसको एग्जामिन करते हैं, फिर डिटेक्ट करते हैं। अब आता है पॉलीग्राफ टेस्ट। अब पॉलीग्राफ क्या है? हमारे पास लाई डिटेक्टर टेस्ट। अब लाई डिटेक्टर टेस्ट को आप कैसे यूज करते हो? देखो उसके मेजर्स क्या क्या है। वो मेजर करेगा बीपी, आपके जो पल्स रेट है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, या फिर स्वेटिंग, स्किन कनेक्टिविटी। अब टेक्निक क्या है हमारे पास? रिलेवेंट, इररिलेवेंट टेक्निक, कंट्रोल क्वेश्चन टेक्निक, कंसील्ड इंफॉर्मेशन टेक्निक। अब मेडिकल एस्पेक्ट क्या है? ये कंसेंट इसमें आपको चाहिए, एक लॉयर होना चाहिए, मजिस्ट्रेट की परमिशन होनी चाहिए, और हॉस्पिटल के अंदर ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव नार्को एनालिसिस। नार्कोटिक वर्ड क्या होता है? नार्को वर्ड हमारे पास जो रिलेटेड है वो ड्रग के साथ रिलेटेड होता है। किसके साथ? ड्रग के साथ रिलेटेड होता है। सो ड्रग के साथ रिलेटेड है तो इसका पर्पस क्या है? जो मेंटल इनहिबिशन है और जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसे रिड्यूस करना, ओके, ड्रग की हेल्प से। सो इसके अंदर हम ड्रग यूज करते हैं
सोडियम पेंटाथिल, ये ट्रू सीरम भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में हमारे पास कुछ है डायजापिन्स। ओके, सो इसमें कौन कौन सी हमें टीम चाहिए? हमें एक एनेस्थेटिस्ट चाहिए, एक साइकेट्रिस्ट चाहिए, क्लिनिकल फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट चाहिए, नर्सिंग स्टाफ एंड वीडियोग्राफर। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? स्पाज्म हो सकता है, या फिर डिलीरियम हो सकता है, शिवरिंग भी हो सकती है। ब्रेन मैपिंग के अंदर क्या होता है? ब्रेन मैपिंग मतलब कि उसकी फिंगरप्रिंटिंग, कैसे डिटेक्ट वेदर द क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, मींस ये डिटेक्ट करना कि भाई क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसने जो क्राइम किया है वो इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन में प्रेजेंट है कि नहीं है। कैसे जानेंगे? क्वांटिटेटिव ईईजी से हम मेजर करते हैं उसके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। मार्कर क्या होता है? अगर आपको P300 वेव मिली सो मतलब उसके अंदर इन्फॉर्मेशन अभी तक फीड है उसके माइंड में। मरमर के अंदर क्या होता है? ये एडवांस टेक्निक होती है जिसके अंदर P300 तो इंक्लूडेड है, लेकिन कुछ एडिशनल ब्रेन रिस्पॉन्सेज भी इंक्लूडेड है। अब यूज क्या करते हैं? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का करेंगे, डिटेक्ट हिडन नॉलेज एंड अल्जाइमर्स डिजीज के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, लेकिन चेन ऑफ कस्टडी को आप यहाँ पे पढ़े। चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है? जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसकी जो सेफ हैंडलिंग होती है, जब हमने उसको एविडेंस को कलेक्ट किया और जब तक हमने उसको कोर्ट में नहीं दे दिया तब तक वो क्या होता है? चेन ऑफ कस्टडी बोला जाता है। अब आपके पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम टिप्स हैं एंड कीवर्ड्स हैं, आप लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है, ऐसे करके हमने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास जो अगला चैप्टर है दैट इज द प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड अबॉर्शन। प्रेगनेंसी क्या होता है? प्रेगनेंसी एक ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो से फीटस के अंदर। ओके, कहाँ पे? यूट्रस के अंदर, जब तक कि सो इन मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस वी हैव द कोर्ट केसेस, डेथ सेंटेंस, फ्रिजिड प्रेगनेंसी, डिफेमेशन, सुसाइड, होमिसाइड, डाइवोर्स, क्रिमिनल अबॉर्शन, इन्फेंटिसाइड, नेग्लिजेंस, मैटरनिटी लीव एंड द प्रेगनेंसी इन माइनर। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है साइन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है? एक होता है हमारे पास प्री अजम्पटिव साइंस, एक होता है प्रोबेबल साइंस, एक होता है पॉजिटिव साइंस। प्री अजम्पटिव साइंस मीन्स जो मदर के द्वारा फील किए जाते हैं वो होते हैं प्री अजम्पटिव साइन। प्रोबेबल जो कि आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। पॉजिटिव क्या करेंगे? उसे कंफर्म करते हैं। एमेनोरिया सबसे पहला साइन होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मदर के द्वारा फील किया जाता है। मॉर्निंग सिकनेस में आपको नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है। क्विकनिंग के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट परसेप्शन ऑफ द फीटल मूवमेंट, जो फर्स्ट साइन मदर के द्वारा फील किया जाता है वो होता है एमेनोरिया, और जो फर्स्ट परसेप्शन होता है फीटल मूवमेंट का वो क्या होता है? क्विकनिंग। सो प्राइमरी ग्रेविडा 18 से 20 वीक और मल्टी ग्रेविडा दैट इज 16 टू 18 वीक्स। हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू MSH मेलानिन सिक्रेटिंग हार्मोन की वजह से आपको लीनिया नाइग्रा एंड डार्क निपल्स और जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सिंपैथेटिक एंड यूरिनरी डिस्टर्बेंस के अंदर क्या होता है? आपको सलाइवेशन, इरिटेबिलिटी, इंक्रीज एपेटाइट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें आपको मदर के अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है फटीग मीन्स ये कॉमन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे। और ब्रेस्ट चेंजेस में इनलार्जमेंट, टेंडरनेस, विजुअल वेन्स, डार्क एरियोला और मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स। ये क्या होते हैं? देखो, जब जो आपका एरियोला वाला पार्ट है वहां पे कुछ आपको हेयर की फॉलिकल्स मीन्स कुछ आपको बम्प्स दिखाई देते हैं, वो होता है मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल और कोलेस्ट्रम। वेजाइनल चेंजेस के अंदर चैडविक साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है चैडविक साइन, जो कि 6 से 8 वीक में देखने को मिलता है। प्रोबेबल साइन, देखो चैडविक साइन को आप कैसे लर्न करोगे कि 6 से 8 वीक में देखने को मिलता है। ABC, C आता है मीन्स चैडविक आता है 3 नंबर पे, 3 2 6 और 6 के अंदर 2 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे करके आप याद करो, ठीक है। पेपर आ चुके हैं तो आपको सारी चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। अब प्रोबेबल साइन में क्या होता है कि एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, अब आपको फंडल हाइट मेजर करनी है। 3 महीने में आपको प्यूबिस सिम्फाइसिस से ऊपर दिखेगा। 5 मंथ में आपको मिडवे बिटवीन द प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड अम्बिलिकस। 6 मंथ वी हैव द एट अम्बिलिकस। 7th मंथ अम्बिलिकस और ज़िफिस्टर्नम के बीच में। 9th मंथ डिसेंड करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव बेक्सटन्स हिक्स कॉन्स्ट्रक्शन। इरेगुलर पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो कि आपको 16 वीक के अराउंड देखने को मिलते हैं। जितना वीक वाला पार्ट है ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो ब्रैक्सटन हिक्स कब आते हैं? नियर अबाउट, देखो नियर अबाउट 16 वीक। अब आप जब बी बनाते हो तो आप बी कैसे बनाते हो? 1 and 3। सो आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये 1 तो रह जाए, तो 1 तो आपके पास रह गया, लेकिन बी को कुछ अलग प्रकार से बनाएंगे हम। तो बी को ऐसे बना देंगे मीन्स एक स्टिक भी रह गई और एक 6 भी आ गया, तो ये 16 वीक। ओके, सर्वाइकल एंड यूट्राइन चेंजेस, एक आता है गोडेल साइंस दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्वाइकल सर्विक्स 6 और 8 वीक के अंदर जब आपको चैडविक साइन देखने को मिल जाता है। हैगर साइन, हैगर क्या होता है? साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्राइन इस्थमस, ये भी आपको 6 वीक के आसपास देखने को मिलेगा।
प्रेगनेंसी टेस्ट होता है बायोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल में आप HCG को मेजर करते हैं और 7 to 8 डेज के अंदर इम्प्लांटेशन के बाद में पॉजिटिव आता है। यूट्राइन सफल, दैट इज द सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड सिंक्रोनस विद द मैटरनल पल्स हर्ड अराउंड द 16 वीक। अब 16 वीक में आपने बी को बहुत ही स्टाइलिश बनाया था, तो अब आप यू बी बना दो। यू भी नहीं है, यू बी है। ओके, सो यू बी क्या हुआ है 16 वीक के अंदर। और allotment, that is the feeling fetal part rebound on pushing 4 to 8 month can be internal or the external. So कुछ हमारे पास पॉजिटिव साइन है, फीटल का मूवमेंट एग्जामिन करना या फिर पाल्पेट करना, एग्जामिनर के द्वारा पाल्पेट करना, और फीटल हर्ट साउंड जो आपको 20 वीक के आसपास देखने को मिलेगी। ओके, नॉर्मल होती है 120 to 160 पर मिनट। एक्सरे के अंदर आपको स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स और लिम्ब ये रूटीन में नहीं करना चाहिए एक्सरे। अल्ट्रासोनोग्राफी USG, दैट इज 6 वीक के अंदर गेस्टेशनल से 8 वीक के अंदर फीटल पार्ट्स एंड 10 वीक के अंदर हमें फीटल हार्ट बीट देखने को मिलती है। ये मोस्ट रिलायबल। नेक्स्ट वी हैव साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी। जो लिविंग वुमन के अंदर आपको साइन देखने को मिलते हैं रिसेंट डिलीवरी के अंदर, जनरल अपीयरेंस वो बहुत ज्यादा वीक, थकी थकी देखने को मिलेगी, वेट बहुत कम होगा या फिर माइल्ड फीवर, मिल्क फीवर भी आपको देखने को मिल सकता है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा, कोलेस्ट्रम एंड द डार्क एरियोला और मोंटिको मैरिड ट्यूबरकल्स आपको देखने को मिलेंगे। एब्डोमेन फीबली रिंकल्ड, लीनिया नाइट्रा मींस जो लाइंस है आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रेच मार्क्स। सो यूट्रस के अंदर इमीडिएटली जो यूट्रस है फंडस लेवल जस्ट अब अम्बिलिकस, 12 आवर में एट अम्बिलिकस, देन डिसेंड टू 1 फिंगर पर डे, 10 डे में नोट पाल्पेबल एब्डोमिनली एंड 6 वीक में वो नॉर्मल साइज में देखने को मिलता है। एक्सटर्नल जेनाइटल स्वेलन होगा, लिक्रेटेड होगा और 4 फीट तक आपको बोन मिल सकता है प्राइमरी ग्रेविडा में। सर्विक्स सॉफ्ट दिखेगा आपको, 24 आवर में इंटरनल ओस क्लोज होगा और फर्स्ट वीक में एक्सटर्नल ओस एडमिट्स 1 फिंगर, थर्ड वीक में हमारे पास एक्सटर्नल ओस क्लोजेस। वेजाइना रिलैक्स वाइट और रूगे डिसअपियर हो जाते हैं यूजुअली थर्ड वीक तक। अब लोशिया क्या होता है, आपका कुछ वेजाइनल फ्लूइड डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी या सॉरी डिलीवरी के बाद में। सो लोशिया रूब्रा 1 to 4 वीक तक आपको रेड कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। लोशिया सिरोसा 5 to 10 डेज के लिए पिंक एंड ब्राउन, लोशिया एल्वा 10 डेज के लिए व्हाइट एंड येलो। फाउल स्मेल आई तो क्या प्रेजेंट होता है, इन्फेक्शन। अब हमारे पास क्या आता है कि साइंस ऑफ रिमोट डिलीवरी। एब्डोमिनल वॉल रिलैक्स मिलेगी, लीनिया नाइट्रा एंड स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलेंगे, ब्रेस्ट लेग्स एंड पेंडुलस, रिंकल्ड लार्ज एरियोला, मोंटिको मैरिज ट्यूबर, और आपको वेजाइना में कोई भी रोगी देखने को नहीं मिलेंगे। लेजिटिमेसी क्या होता है, लेजिटिमेट चाइल्ड मीन्स बोर्न ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज विद इन द 280 डेज आफ्टर द हस्बैंड्स डेथ या फिर डिवोर्स के बाद में। ओके, और वुमेन अगर अनमैरिड रहती है तो। इलेजिटिमेट मीन्स बोर्न आउटसाइड द लॉफुल, जो आपको ये बताया गया है इसके अगर बियॉन्ड अगर किसी बच्चे का बर्थ होता है तो वो इलेजिटिमेट होता है। ये प्रॉपर्टी के अंदर या फिर पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में आपको ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। एक होता है इन्फेंटिसाइड। अब इन्फेंटिसाइड क्या होता है, इंटेंशनल किलिंग ऑफ चाइल्ड अंडर 1 ईयर हम उसे बोलते हैं। इंटेंशनली आपने किसी बच्चे को किल किया है 1 साल के अंदर अंदर, तो वो क्या होता है, इन्फेंटिसाइड। फीटिसाइड क्या होता है, बर्थ से पहले ही बच्चे को मार देना। फिलिसाइड क्या होता है, जब पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को किल करते हैं। नियोनेट मीन्स बर्थ टू 28 डेज एंड नियोनेटिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ नियोनेट। कोज क्या हो सकते हैं, इलिजिटिमेसी या फिर पुवर्टी, अनमैरिड प्रेगनेंसी, फैमिली प्रेशर भी देखने को मिलता है। अब हमारे पास आता है स्टिल बर्थ। अब स्टिल बर्थ क्या है, डेड बोन चाइल्ड क्या है, स्टिल बर्थ मीन्स बेबी बोर्न आफ्टर 28 वीक्स विदाउट ब्रीदिंग और एनी साइन ऑफ लाइफ मीन्स 28 वीक के बाद में बच्चे का जन्म होना जहाँ पे कोई भी साइन ऑफ लाइफ उसमें प्रेजेंट नहीं है। ये हो सकता है इंट्रायूट्राइन एस्फिक्सिया की वजह से, प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से या फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज की वजह से। डेड बोन चाइल्ड क्या होता है, बेबी डाइज इनसाइड यूट्रस बिफोर द लेबर बिगिंस। अब लेबर बिगिन होने से पहले ही बच्चे की डेथ हो गई। ये राइगर मोटिस के अंदर आपको देखने, इसका साइन मतलब राइगर मोटिस होगा उसके अंदर, ममिफिकेशन, प्यूट्रिफिकेशन। और मैक्रेशन क्या होता है, अब मैक्रेशन को अब हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं कि मैक्रेशन होता क्या है। देखो मैक्रेशन क्या होता है कि मैक्रेशन इज द एसेप्टिक डिजेनरेशन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द डेड फीटस रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस मीन्स एसेप्टिक डिजेनरेशन। एसेप्टिक मीन्स वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं है, लेकिन फीटस जो है वो उसकी बॉडी डेड होने के बाद में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और यूट्रस के अंदर ही है। अब इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो सकते हैं कि बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, फ्लैसिड हो चुकी है,
मीन्स वो फैल चुकी है और लूज स्किन जो है उसकी लूज हो चुकी है, अपने आप हटने लगी है। स्किन जो है उसकी पर्पल रेड कलर की देखने को मिलेगी, लार्ज वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे और एब्डोमेन जो है वो डिसेंड करता है और कंटेंट टर्बिड फ्लूइड। Umbilical cord become red and soft, joints become loose and flexible, skull bones overlap each other due to the लॉस ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब हमारे पास आता है एक स्पैडलिंग साइन। और स्पैडलिंग साइन क्या होता है? जब स्कल बोन्स एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक्सरे और अल्ट्रासाउंड साइन के अंदर फीटल डेथ को बताता है और इंपॉर्टेंट साइन होता है। रोबर्ट साइन क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ गैस, उसके हार्ट चैम्बर के अंदर या फिर अयोटा के अंदर गैस का प्रेजेंट होना। ये एक्सरे के अंदर हमें देखने को मिलता है जब उसकी डेथ को 12 घंटे हो चुके हैं। एक होता है मम्मीफिकेशन, एक होता है प्यूट्रिफिकेशन। देखो मम्मीफिकेशन के अंदर क्या होता है कि अकर्स व्हेन डेड फीटस रिमेन इन द लॉन्ग टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी लिटिल फ्लूइड, बहुत कम फ्लूइड है और उसके अंदर वो फीटस अभी भी बॉडी के अंदर है, तो क्या होता है? मम्मीफिकेशन। अब फीचर क्या होंगे? फ्लूइड ही नहीं है तो ड्राई, संकन, लेदरी हो जाएगा और ये 2 वीक के आसपास आपको देखने को मिलता है अगर फीटल डेथ 2 वीक हो गए हैं हुए तो। प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है? जब डिकम्पोजिशन होता है डेड फीटस का बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। अब इसमें क्या होगा कि फीटल मेम्ब्रेन भी रैप्चर हो जाएगी। तो मैक्रेशन और प्यूट्रिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? देखो ये एसेप्टिक होता है, ये क्या होता है? सेप्टिक होता है। उसके बाद में हमारे पास आता है वायबिलिटी ऑफ चाइल्ड। मीन्स वायबिलिटी इज द फिजिकल एबिलिटी ऑफ अ फीटस टू लिव सेपरेटली आउटसाइड द मदर्स बॉडी आफ्टर बर्थ। मीन्स बर्थ के बाद में बच्चे का माँ की बॉडी से अलग जीवित रहना क्या होता है? वायबिलिटी। So the minimum gestation age for the viability is traditionally taken around the 28 weeks. In many exam tests, although survival is possible at the lower gestational age with the modern neonatal care. So the exact viability depends on the gestational age, birth weight and the neonatal facilities. Rule of Hess क्या होता है? That is used to estimate the एज ऑफ द फीटस, जो कि हम कैसे करते हैं? उसकी लेंथ को मेजर करके, उसकी क्राउन मीन्स जो हेड वाला पार्ट है उसका हील वाले पार्ट तक की लेंथ को मेजर करके। ये मैंने आपको पर्सनल आइडेंटिटी में अच्छे से पढ़ाया था, सो आप वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है ऑसिफिकेशन सेंटर। अब कुछ मेजर ऑसिफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ये एज एस्टिमेशन के अंदर और मेच्योरिटी ऑफ फीटस में डिटरमाइन करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। देखो बाय द 28 वीक ऑसिफिकेशन सेंटर जो हमारे पास टीबिया के एंड पे, अप्रोक्सिमल एंड ऑफ टीबिया पे देखने को मिलेगा। और ऑसिफिकेशन सेंटर आपको कैल्केनियम और क्यूबोइड में भी देखने को मिलते हैं। ऑसिफिकेशन सेंटर आपके लोअर एंड ऑफ फीमेल पे भी अगर है तो उसको भी बहुत ज्यादा रियल कंसिडर्ड किया जाता है। एंड ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ द लोअर एंड ऑफ फीमेल अपीयर्स अराउंड द 36 वीक के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। और ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ द मेल्युलाई अपीयर्स लेटर। लाइव बर्थ क्या होता है? लाइव बर्थ मीन्स द कंप्लीट एक्सपल्जन और द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम मदर आफ्टर द बेबी शो साइन ऑफ द लाइफ। मीन्स प्रॉपर बच्चे का जन्म होना ही लाइव बर्थ होता है, जिसमें वो क्या कर रहा है? ब्रीथ कर रहा है, हार्ट बीट मिल रही है, पल्सेशन मिल रही है हमें और वॉलंटरी मूवमेंट्स भी कर रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ साइन ऑफ लाइव बर्थ है, लाइक सिविल केसेस के अंदर अगर बच्चा क्राई कर रहा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है, या फिर हमारे पास स्नीजिंग यॉर्निंग भी देखने को मिलता है। लेकिन क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या करता है? अगर वो रेस्पायर कर रहा है, क्रिमिनल CR से याद रखना कि क्रिमिनल में सिर्फ रेस्पिरेशन ही एविडेंस होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स आफ्टर रेस्पिरेशन सर्टेन चेंजेस अकर इन द बॉडी ऑफ ए न्यूबॉर्न। क्या क्या चेंजेस होते हैं? देखो चेस्ट के अंदर क्या चेंज होगा? चेस्ट पहले तो फ्लैट थी बिफोर रेस्पिरेशन, लेकिन आफ्टर रेस्पिरेशन वो क्या ऐसी हो जाएगी? राउंड और डोम शेप्ड। अब पोजीशन ऑफ डायफ्राम। पोजीशन ऑफ डायफ्राम क्या होती है? डायफ्राम क्या होता है? हायर होता है पहले तो, लेकिन आफ्टर रेस्पिरेशन वो क्या मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 रिब्स के लेवल पे। अब चेंजेस इन लंग्स बिकम, लंग्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वो क्या करेगा? मीडियल बॉर्डर हर्ट को ओवरलैप करेगा, मार्जिन जो है इसके राउंड हो जाएंगे, स्पॉन्जी और इलास्टिक होगा, कलर चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन टू पिंकिश। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। अब हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट क्या मिलता है? जो फ्लोटिंग टेस्ट है और या फिर रेगेट्स टेस्ट है। इसके अंदर अगर लंग के अंदर एयर भरी है तो वो क्या करेंगे? सिंक नहीं करेंगे, और लंग के अंदर कोई भी अनरेस्पायर्ड लंग है तो वो क्या करेंगे? सिंक करेंगे। सो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि हम लंग्स और हार्ट, लंग्स के साथ में हार्ट और थाइमस ग्लैंड को भी रिमूव करते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं, दोनों को सेपरेटली हम फ्लोट कराते हैं। ये नेसेसरी होता है कि हम लंग को 15 से 20 पीसेस में कट कर ले और फिर हम उसको वाटर के अंदर रखें। फिर अगर हम इंडिविजुअल पीस को स्क्वीज करेंगे तो वो जो एयर है वो वहां से निकल जाएगी। तो आपने क्या करना है उसके बाद में? सारे, अब आपको क्या इंटरप्रिटेशन मिलेगा यहाँ पे? ऑल पीसेस सिंक। अगर सारे पीस सिंक कर गए, सारे पीस ही डूब गए पानी के अंदर, सो रेस्पिरेशन हुआ ही
रेस्पिरेशन प्रोबेबली डिड नॉट अकर, रेस्पिरेशन हुआ ही नहीं था। कुछ पीसेस फ्लोट कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन हुआ था, और सारे पीसेस फ्लोट कर रहे हैं मीन्स रेस्पिरेशन यहाँ पे मे भी है और यहाँ पे कंपल्सरी है। ओके, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स मीन्स डेड न्यूबॉर्न्स लंग में फ्लोट ड्यू टू द प्यूट्रिफिकेशन की वजह से फ्लोट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और माउथ टू माउथ इंसक्लेशन की वजह से। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट पल्मोनरी एडिमा हुआ, निमोनिया हुआ या फिर कोई भी फीबल रेस्पिरेशन हुआ। Test has no value in the non-viable child and intrauterine migration, decomposition of fetus, milk in stomach, umbilical cord, and certain cases of the severe pathological lung changes. अब हमारे पास आता है कुछ अदर टेस्ट जो हम लाइव बर्थ के लिए कर सकते हैं। स्टमक बॉल टेस्ट, वेल्डन्स टेस्ट। अब ये क्या होता है कि आफ्टर बर्थ जिलेटिनस मटेरियल इन द मिडल ईयर में बी रिप्लेस्ड बाय द एयर थ्रू द इन यूस्टेशन ट्यूब। कुछ अदर साइंस है हमारे पास, मेक्नोनियम एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ दो डिफरेंट चीजें देखने को मिलती है, कैप्यूट सक्सीडेनियम एंड सिफेल हिमेटोमा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, हिमेटोमा मतलब कुछ ब्लड से रिलेटेड है, सब पेरिटोनियल कलेक्शन ऑफ ब्लड, एंड कपेट के अंदर हमें देखने को मिलेगा सबक्यूटेनियस स्वेलिंग। यहाँ पे स्वेलिंग प्रेजेंट होती है सबक्यूटेनियसली और यहाँ पे सब पेरिटोनियल ब्लड प्रेजेंट होता है। ये यूजुअली शूचर लाइंस को क्लोज करता है और ये क्लोज नहीं करता है, सॉफ्ट होता है, डिफ्यूज, और ये मोर लोकलाइज देखने को मिलेगा एंड अपीयर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, मे बी मोर ऑब्वियस आफ्टर बर्थ। दिस अपीयर्स क्विकली, टेक्स वीक्स एंड मंथ्स टू रिजॉल्व। उसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द नेचुरल अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है? नेचुरल अबॉर्शन, सो कंप्लीट अबॉर्शन मींस सारे प्रोडक्ट्स निकल गए बॉडी से। इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स रिमेन रह गए यूट्रस के अंदर। थ्रेटेंड अबॉर्शन मींस किसी को डरा धमका के या फिर ब्लीडिंग के थ्रू कराया गया अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन मींस बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ में। मिस्ड अबॉर्शन मींस एम्ब्रियो डाई हो गया, मींस एम्ब्रियो मर गया लेकिन अबॉर्शन नहीं हुआ। और रिकरेंट अबॉर्शन मींस रिपीटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस। और सेप्टिक अबॉर्शंस मींस कोई इन्फेक्शन की वजह से। अब आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड के अंदर क्या होता है? थेरेप्यूटिक लीगल जस्टिफाइबल अबॉर्शन, ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जाता है एमटीपी एक्ट के अंदर। क्रिमिनल अबॉर्शन मींस इलीगल होता है ये। ओके, एक थेरेप्यूटिक अबॉर्शन होता है, क्रिमिनल होता है, इलीगल होता है, इनलीगल होता है। ओके, अब एमटीपी, मेथड्स ऑफ एमटीपी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप ड्रग्स देके करा सकते हैं या फिर सरोगेसी सर्जिकल मेथड की वजह से करा सकते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप ड्रग्स भी दे सकते हैं लेकिन हिस्टेरेक्टोमी भी आप कर सकते हैं सर्जिकल मेथड के अंदर। कॉम्प्लिकेशंस मींस डेथ, इंजरी, हेमरेज, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन एंड इन्फेक्शन तक आपको देखने को मिल सकता है। अब एक आता है क्रिमिनल अबॉर्शन। क्रिमिनल अबॉर्शन मींस जो इलीगल है, जो कि एमटीपी एक्ट के आउटसाइड में किया गया है, मींस जो एमटीपी एक्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं उसे एक को भी फॉलो नहीं किया गया है। ये अनक्वालिफाइड पर्सन के द्वारा किया जा सकता है और ये कॉम्प्लिकेशन और इसके अंदर डेथ भी हो सकती है। मेथड्स ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शन मींस जनरल वायलेंस की वजह से, सीवियर प्रेशर, ओवर एब्डोमेन, किकिंग, बॉलिंग एंड जंपिंग की वजह से हो सकता है, या फिर आपके पास लोकल वायलेंस की वजह से हो सकता है, लाइक अबॉर्शन स्टिक एंड द स्लिपरी एलम और मेटालिक पेस्ट, एयर इनसफलेशन, सिरिंजिंग एंड रप्चरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन्स की वजह से भी हो सकता है। अबॉर्टिफिकेंट ड्रग कौन कौन सी है हमारे पास? कुछ लेड प्रिपरेशंस है हमारे पास एंड बोरेक्स और कुछ इरिटेंट मटेरियल्स भी हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है क्रिमिनल अबॉर्शन के? आपको इमीडिएट देखने को मिलेंगे, कुछ डिलेड देखने को मिलेंगे। इमीडिएट मतलब कि तुरंत हिमरेज होगा, शॉक होगा या फिर फैट एम्बोलिज्म या फिर एयर एम्बोलिज्म। अब डिलेड के अंदर क्या आता है हमारे पास? डिलेड के अंदर सेप्टिसीमिया, टिटनेस एंड द रीनल failure, etc. Medical termination of pregnancy, MTP Act, that is the 1971 and 2021. एम क्या होता है? जो अनसेफ अबॉर्शंस है उनको रिड्यूस करना, मैटरनल मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को कम करना। डेफिनेशन में हमारे पास आता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय द मीन्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना मेडिकल और सर्जिकल मेथड की हेल्प से। गेस्टेशनल लिमिट मतलब अप टू 20 वीक आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, 20 to 24 दो चाहिए, और 24 के बाद में आपने क्या करना है? फॉर सस्टेनियर फीटल एबनॉर्मलिटीज एज पर प्रोविजंस। एक्सेप्शंस मींस रेप, सर्वाइवल वगैरह में आप ये एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हैं। कंसेंट मींस आपको वुमेन का कंसेंट चाहिए, हस्बैंड का कंसेंट रिक्वायर नहीं होता है। क्वालिफिकेशन
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो रूल के अंदर लिखा गया उतना क्वालिफाइड होना चाहिए, और कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको सीक्रेट्स मेंटेन करने हैं। पनिशमेंट भी आपको हो सकती है अगर आपने एमटीपी को क्रिमिनल तौर से किया तो। उसके बाद में हमारे पास आता है एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन आफ्टर द क्रिमिनल अबॉर्शन। जनरल एग्जामिनेशन में आपको लिविंग वुमेन है तो आपको पेलर, वीकनेस, अनीमिया देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट एनलार्ज होगी, वेजाइना रिलैक्स होगी, सर्विक्स ओपन होगा, यूट्रस एनलार्ज होगी। डेड के अंदर क्या होता है कि यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना सब में इंजरी देखने को मिलेगी, ब्लडी डिस्चार्ज होगा, यूट्राइन परफोरेशंस और फॉरेन बॉडीज और प्लेसेंटल टिश्यूज, पॉइजनिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। अब लीगल इंपॉर्टेंस है हमारे पास 2012 सेक्शन 312 312 के अंदर क्या है कि मिसकैरेज वॉलेंटरली, 313 में मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, 314 में मींस डेथ ऑफ वुमेन कोज्ड बाय द एक्ट इंटेंडेड टू कोज मिसकैरेज, 315 एक्ट डन विद द इंटेंडेड टू प्रिवेंट चाइल्ड being born alive or not to cause its death after the birth, 316 we have the causing death of a quick unborn child by amputing to culpable homicide। ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। एक सीरीज में मैं आपको सारे आईटीसीज भी अच्छे से याद करा दूंगी। PCPNDT एक्ट मींस प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्सुअल सिलेक्शन मींस जो सेक्सुअल सिलेक्शन है, फीमेल फीटिसाइड है या फिर हम ये जानने की इसका जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, तो उसके लिए इसको एम किया जाता है, मींस आपने प्रिवेंट करना है। इसके 3 आते हैं हमारे पास टर्म, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्रोसीजर एंड टेस्ट। सो रजिस्टर्ड सेंटर है हमारे पास, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स प्रेजेंट है जो कि काउंसलिंग देते हैं इन सबसे रिलेटेड, कुछ क्लिनिक्स है जो कि प्रोसीजर को कंडक्ट करते हैं, कुछ लेबोरेटरीज है जिसके अंदर टेस्ट ऑन द सैंपल। और इंडिकेशंस क्या है हमारे पास, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज एंड सेक्स लिंक्ड डिसीजेस। वाई PNDT में भी डन क्यों किया जा सकता है, एडवांस मैटरनल एज और प्रीवियस रिकरेंट अबॉर्शन की वजह से किया जा सकता है, एक्सपोजर टू टेरेटोजेंस केमिकल्स और फैमिली हिस्ट्री ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज। प्रोहिबिशंस मींस आपने कोई भी उसका सेक्स डिटरमाइन नहीं करना है, आपको फीटल का सेक्स को बताना नहीं है बाहर, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का, अनरजिस्टर्ड सेंटर को आपको यूज नहीं करना है, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, मींस जहां पे सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आर्टिफिशियली इंसर्ट किया जाता है। सो इसके अंदर क्या होता है कि इंडिकेशंस में क्या है, अगर हस्बैंड स्टेराइल है तो हम यूज करेंगे, या फिर हस्बैंड इंपॉर्टेंट या फिर बट इंपॉर्टेंट है उस केस में, एंड अनएबल टू डिपोजिट सीमन इन वजाइना एंड रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम फादर टू द ऑफस्प्रिंग। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय द हस्बैंड और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय द डोनर। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स आते हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हमने जाना। अब क्या है कि जो डोनर है वो 40 साल से कम का होना चाहिए और उसे कोई भी ब्लड रिलेटेड रिलेशन नहीं होना चाहिए हस्बैंड के साथ में, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली वो प्रिफरेबल होना चाहिए, सिमिलर टू सम अबाउट हस्बैंड, एंड शुड बी फिजिकली मेंटली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम हायरार्की, फैमिलियल एंड ट्रांसमिशेबल डिजीज, एंड शुड बी पोटेंट एंड फर्टाइल। अब क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मेडिको लीगल पॉइंट्स हैं, ये कंसेंट के साथ ही किया जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाता है, और जो चाइल्ड का बोर्न होगा इंसेमिनेशन के बाद में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद में, उसे लीगल माना जाएगा, और प्रॉपर सिलेक्शन होता है उससे पहले डोनर का, और रिकॉर्ड सारी मेंटेन किए जाते हैं। अब इनका आता है हमारे पास सरोगेसी। सरोगेसी क्या होता है, मींस ए वुमन कैरीज ए प्रेगनेंसी ऑफ अनदर पर्सन कपल हु कैन नॉट कंसीव और कैरी प्रेगनेंसी। एक ऐसी वुमेन जो किसी की प्रेगनेंसी को कैरी करती है, जो कपल प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकता है या फिर कंसीव नहीं कर सकता है। गैस्टेशनल सरोगेसी मींस एम्ब्रियो से हम क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स है उसके गैमेट हम ट्रांसफर कर देते हैं, वहीं पे उसका जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन हम यहाँ पे ओवा प्रोवाइड नहीं करते। और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, altruistic surrogacy is permitted under Surrogacy Act 2021. Commercial surrogacy is prohibited. So, eligibility of intended couple and surrogate mother. Surrogate mother जो है लीगल क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, और एज और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एज पर लॉ। सो नेक्स्ट वी हैव importance, inability of person to perform the sexual intercourse, that is the importance। इसके 2 कंपोनेंट आते हैं, इरेक्टाइल कंपोनेंट एंड इजैकुलेटरी कंपोनेंट। स्टरलिटी क्या होती है, इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। मेल के अंदर हम बोलेंगे तो
इनएबिलिटी टू इम्प्रेगनेंट एंड फीमेल के अंदर इनएबिलिटी टू कंसीव। स्टरलाइजेशन में मेल में होता है वॉसेक्टोमी एंड फीमेल्स में वी हैव द ट्यूबेक्टोमी। कोज ऑफ मेल इंपॉर्टेंस एंड स्टरलिटी, कुछ एनाटॉमिकल कोजेस हो सकते हैं, कोई डिजीज हो सकती है, न्यूरोजेनिक कोज हो सकते हैं, वेस्कुलर, एंडोक्राइन, ट्रोमा, ड्रग, सब्सटेंस अब्यूज और कुछ अदर कोजेस लाइक क्रॉनिक लेड आर्सेनिक पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। कोज ऑफ फीमेल इंपॉर्टेंस एज की वजह से मींस मेनोपॉज आ चुका है, कंजेनाइटल, लोकल डिजीज, जनरल डिजीज, ड्रग्स, क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग, एक्सरे एक्सपोजर एंड द साइकोलॉजिकल। देखो इंपॉर्टेंस में क्या होता है कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स, और स्टरलिटी के अंदर क्या होता है कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब हमारे पास आता है पोटेंसी टेस्ट, रिक्विजिशन बाय द पुलिस ऑफिसर और द मजिस्ट्रेट, केस डिटेल एंड आइडेंटिफिकेशन, मार्क्स रिकॉर्डेड, ब्रीफ हिस्ट्री एंड क्लिनिकल हिस्ट्री टेकन, फिजिकल एग्जामिनेशन और एक होता है हमारे पास जेनाइटल एग्जामिनेशन। टेस्ट है हमारे पास एनटीटी, इंट्रा कैवर्नोसल इंजेक्शन टेस्ट एंड ड्यूप्लेक्स डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी। मेडिकल इंपॉर्टेंस हमारे पास कुछ सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में देखने को मिलती है, लाइक क्रिमिनल सेक्सुअल ऑफेंस है या फिर पर्सन क्लेम टू बी इम्पोर्टेंट, एंड क्रिमिनल में वी हैव द nullity of the marriage, divorce, dispute, paternity, legitimate and the defamation. Virginity refers to a female who has not had sexual intercourse. However, hymen examined alone cannot scientifically prove the intercourse. अब defloration के अंदर क्या होता है, rupture and the loss of hymen due to the intercourse in or the other causes, and intact hymen does not necessarily prove the virginity. Type of hymen है हमारे पास annular, crescentic, septic, cribriform, fimbriate and denticular, infundibular, labial and the imperforate. Cause of hymen rupture, सेक्सुअल कोज हो सकता है, नॉन सेक्सुअल कोज हो सकता है। सरोगेसी के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। ओके, उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द सेक्सुअल ऑफेंस। सो सेक्सुअल ऑफेंस क्या होता है, इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है, लाइक सेक्सुअल ऑफेंस, sexual offenses are the crime of sexual nature including non-consensual act like such as the rape, assault, crime against children and act done for the sexual gratification purpose and the whether in person or online. Type of sexual जो offense है हमारे पास natural हो सकता है, unnatural हो सकता है और sexual paraphiliasis हो सकता है and sex linked offenses हो सकते हैं। यहाँ पे एक रेप का सेक्शन आता है जिसमें आपको आईपीसी याद रखनी है, एंड उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप इसको एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के एंड में। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।